Assalamu alaikum. This is the third video of this week on the pointers. इस वीडियो में हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये देखेंगे कि पॉइंटर के थ्रू 2D एरे को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा जो कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज या कंफ्यूजिंग सिंटैक्स पॉइंटर्स के सिस्टम में यूज होते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। पॉइंटर्स लोगों के लिए कंफ्यूजिंग क्यों होते हैं? उसकी एक सिंपल सी वजह है कि जो पॉइंटर्स के कंसेप्ट्स हैं, जो 2 या 3 या 4 मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं, उनके दरमियान में फ़र्क करना लाजमी है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे पास एक है एरे ऑफ पॉइंटर्स, देन पॉइंटर टू एन एरे, and pointer to an element of array लास्ट वीडियो के एंड पे हमने ये डिस्कस किया था कि एरे ऑफ पॉइंटर हम कैसे बनाते हैं। हम कहते हैं कि इंट स्टैटिक p4, ये एक एरे ऑफ पॉइंटर्स है। कैरेक्टर स्टैटिक ARR4, ये भी एक एरे ऑफ पॉइंटर्स है। ये तो समझ आता है कंसेप्ट। इसके अलावा पॉइंटर टू एन एलिमेंट ऑफ द एरे, हमारे पास एक एरे है इंट p, it has a 3 elements, so int static ptr is equal to b. So ptr holds the address of the first element of the array. अगर आप ptr plus 1 करें तो ये सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस इसके पास होगा और इसको डीरेफरेंस करने से सेकेंड एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। लेकिन पॉइंटर टू एन एरे ये क्या होगा? नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखना है कि पॉइंटर टू एरे क्या होता है। पॉइंटर टू वन एलिमेंट ऑफ एरे हमने डिस्कस किया था, इट इज bptr and it can hold the address of first element of the array. इसके मुकाबले में पॉइंटर टू एरे इज स्टैटिक p, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, आगे 3 लिख देंगे। ये पूरी एक एरे की तरफ पॉइंट करता है। that array is of 3 elements. अगर मैं इसको अगेन दूसरे अल्फाज में लिखूं, पॉइंटर टू complete array and this is the pointer to first element. ये कैसे पता लगेगा कि ये पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट है, ये पॉइंटर टू एरे है, 3 एलिमेंट्स के एरे की तरफ पॉइंट करता है। इसके लिए हम एक स्टेटमेंट C++ की लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू आगे मूव करने के बाद फैसला करेंगे कि कौन सा पॉइंटर एक एलिमेंट की तरफ पॉइंट करता है और कौन सा पॉइंटर पूरी एरे की तरफ पॉइंट करता है। मेन फंक्शन के अंदर हम कोड लिखेंगे इंट मेन int b4 int static bptr is equal to b। इस तरह से हम एक बना लेते हैं int static p has the 3 elements। अब इसके पास भी कोई ना कोई एड्रेस, p के अंदर कोई ना कोई एड्रेस सेव होना चाहिए, तो हम एक 2D एरे बना लेते हैं int arr, इसको 4 कह देते हैं, 4 रोज हैं और 3 इसमें
कॉलम्स हैं, इसमें कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज आपने करवा दी है। एंड P इज इक्वल टू ARR। सो 2D एरे क्या होती है? अगर मैं इसी एरे को देखूं जिसमें 4 रोज हैं, 1 2 3 4 और 3 कॉलम्स हैं, 7 5 2 2 9 7 5 2 8 6 5 9, इसको अगर 1D एरे की फॉर्म में मैं यहीं पे बना लूं, तो ये पहली 1D एरे आ गई, 7 5 2 2 9 7 5 2 8 6 5 and 9. This is first 1D array, this is second 1D array, this is third 1D array and this is fourth 1D array. So ये जितनी भी रोज है आपके पास, ये एक 1D array को रिप्रेजेंट करती हैं। So ये जो P है उसको एक एड्रेस हमने असाइन कर दिया 2D एरे का। उसमें 2D एरे का एड्रेस क्यों जा सकता है, इसको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो P के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है ये फर्स्ट एलिमेंट का। सो माइट बी दिस एड्रेस इज 0x000 और इसका एड्रेस लेट से आप ये समझ लें BPTR का 0x100। सो दोनों का एड्रेस क्लियर है, इसका 100 से स्टार्ट होता है, इसका 0 से स्टार्ट होता है। सो मैं दोनों को +1 करता हूँ, BPTR इज इक्वल टू BPTR +1। सो हमने ये कहा था कि जब हम +1 करते हैं तो जितना एक एलिमेंट का साइज होता है BPTR जिसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है उतना इंक्रीमेंट हो जाता है। सो अगर ये एक इंटीजर की तरफ पॉइंट करता है तो 4 बाइट्स, अगर आपके कंप्यूटर में इंटीजर 4 बाइट्स का है तो इसमें 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद BPTR का एड्रेस हो जाएगा 0x104। लेकिन अगर P इज इक्वल टू P+1 करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें 4 बाइट्स का इजाफा होगा या ज्यादा का इजाफा होगा? क्योंकि हमने कहा था कि P इज द पॉइंटर टू द एरे ऑफ द 3 एलिमेंट्स। सो 3 इंटीजर्स की तरफ पॉइंट करता है विच हैज द साइज ऑफ 12 बाइट्स। सो P में जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो इसमें 12 बाइट्स का इजाफा होगा। सो 12 को हेक्साडेसिमल में 0x000 प्लस 12 बाइट्स, ये बनेगा 0x00C, क्योंकि 12 को हेक्साडेसिमल में C लिखा जाता है। सो यहाँ से हमें क्लियर होता है P जो है वो जिस तरफ पॉइंट कर रहा है, दिस इज द कंप्लीट एरे। सो दिस इज 1D एरे। इससे आप ये कहेंगे कि 1D एरे की तरफ पॉइंट करता है। सो ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाना लाजमी है, वरना ये समझा जाएगा अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है दिस इज द एरे ऑफ पॉइंटर। सो दिस इज नॉट एरे ऑफ पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 3 इंटीजर्स। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है, वरना ये कंफ्यूजन आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा कि 2D एरे को एक पॉइंटर के इक्वल कैसे असाइन किया जा सकता है, लेकिन जो एरे है वो एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट एलिमेंट को जो उस एरे का होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। अभी हम एक एरे बनाते हैं जो 2D है, इंट ARR, इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, सेवन 5 9 2 6 7। सो अगर आपने पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू ARR को मैं एक कांस्टेंट पॉइंटर समझ लूं, पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू आपने सेकंड रो पे मूव करना हो तो आप कैसे मूव करेंगे?
ARR प्लस 0, तो आप फर्स्ट रो की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, प्लस 1 ये सेकंड रो की तरफ पॉइंट करता है। अगर इसमें मजीद रोज होती, लेट्स से इसमें 4 रोज हैं, 6 to 5, 5 to 9, तो ARR प्लस 2 R प्लस 3, तो ये 3 रोज की तरफ पॉइंट कर सकता है। तो ये पॉइंट क्या है फर्स्ट रो की तरफ, ये पॉइंट क्या है सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की तरफ, ये पॉइंट करता है थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट की तरफ, ये पॉइंट करता है फोर्थ रो की तरफ। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, ये जैसा कि मैंने कहा कि ये सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की तरफ पॉइंट करता है, तो ऐसा नहीं है, ये कंप्लीट रो की तरफ पॉइंट करता है। सो अगर आपने ये 6 को, इस 6 को एक्सेस करना हो तो आप कैसे एक्सेस करेंगे? आप पहले सेकंड रो में जाएंगे और वहां पे स्टेरिक लगाएंगे, उसके बाद प्लस 1 करेंगे तो आप 6 तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने 9 तक जाना हो, इस 9 तक, तो आपने थर्ड रो या ऐसी रो जिसका इंडेक्स 3 है, फोर्थ रो बनेगी, प्लस 3 इसको डीरेफरेंस करना है और प्लस 2 कर देना है, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है, 0 1 2, तो फिर अगेन डीरेफरेंस कर देना है, तो आप 9 तक पहुंच जाएंगे। तो 2D में अगर आपने पॉइंटर अरिथमेटिक करनी हो तो उसका तरीकेकार मैंने आपको बता दिया है। तो पहले आपने रो नंबर पे जाना है, देन उससे आगे कॉलम की तरफ डीरेफरेंस करना है। जब भी 2D एरे की बात होगी तो आपको 2 दफ़ा डीरेफरेंस करना पड़ेगा, जब 1D एरे की बात होगी तो आपको 1 दफ़ा डीरेफरेंस करना पड़ेगा। 2D एरे को हमने पहले भी देखा कि पॉइंटर के इक्वल कैसे असाइन कर सकते हैं। आपके पास एक एरे है इंट ARR 5 4, तो अगर पॉइंटर की तरफ असाइन करना है तो आपने इस तरह से पॉइंटर बनाना है, इंट स्टैटिक p, ये पैरेंथेसिस में आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और p इज इक्वल टू ARR किया जा सकता है। और इस तरह से अगर आपने किसी भी रो में मूव करना हो तो रो नंबर यहाँ पे आप बताएंगे, उसको डीरेफरेंस करेंगे, उसके बाद प्लस कॉलम बताएंगे और उसको डीरेफरेंस कर देंगे। 2 दफ़ा डीरेफरेंस के बाद आप किसी एक पर्टिकुलर सेल की तरफ जा सकते हैं। अभी तक हमने जितना भी काम किया उसमें हमें कंपाइल टाइम पे ये पता होता था कि हमें कितनी स्पेस चाहिए। इस बात का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जब भी आपने कभी एरे बनाई इंट बी, लेट्स से ये 4 एलिमेंट्स की, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। कभी आपने ऐसा भी किया हो सकता है इंट साइज इज इक्वल टू 4, इंट बी साइज। यहाँ पे वेरिएबल साइज यूज करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कुछ कंपाइलर इस चीज को अलो नहीं करते। तो अगर किसी पॉइंटर में ये अलो होता भी है तो नॉन स्टैंडर्ड्स में आ जाता है। सो अच्छी प्रैक्टिस ये है कि इस साइज को आप कांस्टेंट कर दें। अगर इस साइज को आप कांस्टेंट कर देंगे तो साइज में आप यूजर से इनपुट इस तरह से नहीं ले सकते। सो कंपाइल टाइम पे साइज का पता होने का मतलब ये है कि आप यूजर से इनपुट नहीं लेंगे एरे के साइज के लिए। लेकिन अगर रन टाइम पे आपने डिसाइड करना है कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए तो उसके लिए आपको यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी, या रन टाइम पे कुछ कैलकुलेशंस के बाद आपको फैसला करना पड़ेगा कि मुझे इतनी साइज की एरे चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कांस्टेंट के बजाय साइज को वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। सो इस केस के लिए हम मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करते हैं यूजिंग न्यू ऑपरेटर। तो उसका तरीका का ये होता है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है इंट साइज इज इक्वल टू 4, या आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, और इसके थ्रू अगर आपने एरे डिक्लेयर करनी है तो इंट स्टैटिक बी इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे ब्रैकेट में साइज आ जाएगा।
तो ये इस बात के इक्वल है कि आप इस तरह से एरे डिक्लेयर करें। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप वेरिएबल साइज नहीं रख सकते, वेरिएबल साइज रखने के लिए आपको ये वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि आपको कितनी मेमोरी चाहिए होगी। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जब भी इस तरह से आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो आपको जो मेमोरी मिलती है वो स्टैक पे मिलती है, लेकिन जब आप न्यू ऑपरेटर से करते हैं तो आपको हीप पे मेमोरी मिलती है। जैसे ही आपका प्रोग्राम क्लोज होता है या जिस फंक्शन ने इस तरह की मेमोरी एलोकेट की होती है स्टैक पे, स्टैक ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम के या उस फंक्शन के ख़त्म होने पे इस मेमोरी को रिलीज कर देता है, उसको फ्री कर देता है। लेकिन जो हीप पे मेमोरी होती है वो ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होती। अगर वो ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होती तो उसको फ्री करवाना पड़ता है। एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये मेमोरी मैंने यूज़ कर ली है, इसको फ्री कर दें, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो हम करते हैं डिलीट ऑपरेटर के थ्रू। मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि डिलीट ऑपरेटर को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे पास फंक्शन है मेन का, int size, cout enter the size of array, scene size, int static array is equal to new int size। तो जब एक दफ़ा एरे आपने बना ली, उसमें आप एरे में इनपुट लेनी है जितना साइज है, तो आप सिंपली फॉर लूप लगाएंगे int I is equal to 0, I is less than size। हमने पॉइंटर अरिथमेटिक में भी देखा कि पॉइंटर के थ्रू जो एरे होती है उसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। I प्लस प्लस सीन ARR प्लस I, और उसमें हम इस तरह से इनपुट लेने लग जाएंगे। जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे मेमोरी को फ्री भी करना होगा। लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा कि जब डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो गई है तो उसके बाद उसको मैनिपुलेट उस एरे को कैसे किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद मेमोरी को यूज़ करने के बाद उसको फ्री भी करना पड़ेगा। सो फ्री करने के लिए हम ये दो तरह के सिंटैक्स यूज़ करते हैं, डिलीट पी या डिलीट एरे का साइन और पी। तो ये दो डिफरेंट सिंटैक्स हैं, इनको कब और कहाँ पे यूज़ करना है वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस सिंटैक्स को एक्सप्लेन करता हूँ। डिलीट इज द रिजर्व्ड कीवर्ड, पी इज द नेम ऑफ द पॉइंटर जिसके थ्रू आप मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। So we have int static p is equal to new int 5। So अगर आपने एक एरे बनाई है पॉइंटर के थ्रू तो उसको फ्री करने के लिए आप लिखेंगे डिलीट पी, लेकिन ये तब लिखेंगे जब आपको पी की दोबारा ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप एक सिंगल इंटीजर को रेफर करते हैं तो पी न्यू इंट, उसके बाद आप डिलीट पी लिखेंगे। सिंपली पी, यहाँ पे एरे का साइन नहीं आएगा। इस केस में आपने एरे डिक्लेयर नहीं की, सिंगल एक इंटीजर की मेमोरी एलोकेट की है यूजिंग पी पॉइंटर। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पॉइंटर्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं और इसके बहुत डेंजरस रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। उसकी अभी एक एग्जांपल लेते हैं। इस इशू को जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज नोन एज मेमोरी लीक्स। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं
void फंक्शन int size, इसमें हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसमें कोई उस एरे के ऊपर मैनिपुलेशन की जा सकती है। int static p इज इक्वल टू न्यू int और साइज, जितना साइज फंक्शन में पास करेंगे उतनी एरे ये बना देगा। उसके बाद कुछ मैनिपुलेशन होगी और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, लेकिन मेमोरी फ्री नहीं की गई। मेन के अंदर जाके int main फंक्शन को कॉल किया आपने लेट से 1000 एलिमेंट्स के साथ, तो यहाँ पे 1000 एलिमेंट्स की एरे बन जाएगी और फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लेट से 15000 एलिमेंट्स के साथ ये फंक्शन 10 दफ़ा 15 दफ़ा नंबर ऑफ टाइम्स कॉल हो सकता है। आपके पास मेमोरी रैम के अंदर होती है, खा वो स्टैक मेमोरी कहलाए या हीप मेमोरी कहलाए। स्टैक मेमोरी में आपको मेमोरी फ्री करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हीप में उस चीज़ की ज़रूरत होती है। जब आप न्यू का ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो मेमोरी हीप पे जाती है और उस मेमोरी को फ्री करना लाजमी होता है। अगर आप फ्री ना करें तो स्पेस वहाँ पे इन यूज़ रहती है, कोई और बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। आप इस फंक्शन को 10 दफ़ा 15 दफ़ा 100 दफ़ा, जब आपकी मेमोरी की लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो हीप पे स्पेस फुल हो जाएगी। अब दोबारा न्यू ऑपरेटर से आप मेमोरी एलोकेट नहीं करवा सकते। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मेमोरी लीक्स, क्योंकि जो मेमोरी एक दफ़ा आपने एलोकेट कर ली और उसके बाद इस फंक्शन से बाहर निकल गए, तो पी जो इस मेमोरी को रेफर कर रहा था, उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता था, वो पी ख़त्म हो चुका है। उसका स्कोप इस फंक्शन में था, ख़त्म हो गया। अब आप उस फंक्शन से बाहर आ गए। अब जो मेमोरी एक दफ़ा ज़ाया हो गई उसको आपने बुक कर दिया, वो हमेशा बुक रहेगी, उसको फ्री नहीं किया जा सकता अनलेस कि आप उस फंक्शन से बाहर निकलने से पहले उस मेमोरी को फ्री करवा के बाहर आएँ। सो अगर आप मेमोरी फ्री नहीं करवाएंगे और मेमोरी को एलोकेट करते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि आपकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। इस फिनोमेना को कहते हैं मेमोरी लीक्स। मेमोरी लीक्स के अलावा एक जो कॉमन इशू पॉइंटर्स यूज़ करते हुए आता है, दिस इज नोन एज डैंगलिंग पॉइंटर। लेट्स से हमने एक मेमोरी को एलोकेट करवाया न्यू ऑपरेटर के थ्रू, न्यू इंट 5, और बाद में लिख दिया डिलीट पी। अब एलिमेंट्स को हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं, इंट i is equal to 0, i is less than 5, i plus plus, ये इसको आप सी आउट करवा लें या इनपुट ले लें, p प्लस आई और स्टैटिक। चूंकि आपने ये कह दिया कि ये जो मेमोरी अभी आपने एलोकेट करवाई थी इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको फ्री कर दिया जाए। सो अगर इस मेमोरी को फ्री कर दिया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेमोरी को किसी और प्रोग्राम को असाइन कर सकता है। सो मीनवाइल जब आप अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये मेमोरी किसी और प्रोग्राम को असाइन कर दी। उस असाइनमेंट के बाद अगर आप उन्हीं एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो दिस फिनोमेना इज नोन एज डैंगलिंग पॉइंटर। सो पी इज द डैंगलिंग पॉइंटर, जो किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट ना करने का मतलब यह है कि जो मेमोरी आपने एक्सेस करने की कोशिश की हुई है वहाँ पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और को मेमोरी दे सकता है, वो आपके लिए बुक नहीं रही, वो मेमोरी आपके लिए नहीं है। अब कोई भी बंदा उसको आके यूज़ कर सकता है। तो अगर आप उस मेमोरी को यूज़ करेंगे, हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज़ पड़ी हों जो दूसरे प्रोग्राम ने आके वहाँ पे ओवरराइट कर दी हों। तो ये कंसेप्ट या ये फिनोमेना जब हैपन होगा तो आपके साथ क्या मसाइल आ सकते हैं। आप जो वैल्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे पड़ी होंगी वो नहीं पड़ी होंगी, क्योंकि कोई और प्रोग्राम आके वहाँ पे ओवरराइट कर चुका है। सो आपने मेमोरी को फ्री तब करना है जब उस पॉइंटर के थ्रू एक्सेस की हुई मेमोरी मजीद आपकी ज़रूरत में नहीं है। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर ऑन पॉइंटर्स। सो अगर मैं इस वीक को समराइज करूँ पॉइंटर्स के ऊपर, तो हमने सबसे पहले पॉइंटर्स की बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद पॉइंटर्स अरिथमेटिक, पॉइंटर
और एरे का रिलेशनशिप देखा। इसके अलावा मेमोरी को डायनामिकली एलोकेट यूजिंग पॉइंटर हम कैसे करते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। थैंक यू।